बच्चों, हम लोगों का एसएचएम और ऑसिलेशन वाला टॉपिक चल रहा था, तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे स्प्रिंग्स के बारे में। स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे, है ना। अब देखिए, स्प्रिंग में क्या होता है कि अगर हम किसी भी स्प्रिंग को देखते हैं तो दो तीन बातें होती हैं। आपको मैं बताता हूँ कि अगर स्प्रिंग मासलेस है तो हम स्प्रिंग के मास को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते, राइट। लेकिन कई बार स्प्रिंग का मास भी हो जाता है। वैसे तो होता ही है जनरली, लेकिन ये कई बार आइडियल सिचुएशन होती है कि क्वेश्चन वाला कह देता है स्प्रिंग मासलेस है, जबकि सच में ऐसा कभी होता नहीं है। अगर स्प्रिंग पर मास m आपने लगाया और इसको लिटिल स्ट्रेच या कॉम्प्रेशन कुछ भी दे दो, इधर लिटिल कॉम्प्रेशन और लिटिल स्ट्रेच, तो आपका जो f आएगा वो आएगा -kx। और ये जो k है ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब ये जो f इक्वल टू -kx आया, इसको मैं कह देता हूं ma इक्वल टू -kx। अब ma, तो ma कितना होता है? d2x अपॉन dt स्क्वायर, इट इज इक्वल टू -kx। तो बेटा d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या आएगा? ये आएगा -k अपॉन m इंटू एक्स। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 से, तो आप समझिए क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आपका k अपॉन m आ जाएगा। समझने की कोशिश करो, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर आपका आ गया k अपॉन m, और जब ओमेगा स्क्वायर k अपॉन m आ गया तो ओमेगा आ गया अंडर रूट k अपॉन m। आपका ओमेगा जो होता है वो 2 पाई अपॉन t होता है, तो t बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के। देखिए कितना आसान सा आपका टाइम पीरियड निकल करके आ गया स्प्रिंग का, अगर स्प्रिंग में मास न हो तो, राइट। लेकिन अगर स्प्रिंग के अंदर मास हो तो हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे स्प्रिंग का, और इक्विवेलेंट मास जो होता है ना स्प्रिंग का, वो मैं निकाल देता हूं। देखो, इफ ms इज मास ऑफ स्प्रिंग, इफ ms इज मास ऑफ स्प्रिंग, तो देखिए इसका हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। बड़ा सिंपल काम करूंगा मैं, कोई ऐसा खास बात नहीं करने वाला हूं। यहां मान लीजिए आपकी स्प्रिंग है, और ये मान लीजिए आपका m ब्लॉक यहां पे लगा है। स्प्रिंग का मास ms है बेटा, राइट। किसी समय मान लीजिए इस m ब्लॉक की वेलोसिटी v है, किसी मोमेंट पर है v वेलोसिटी। यहां वेलोसिटी v है, इसका मतलब है कि यहां वेलोसिटी 0 है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी वेलोसिटी हमेशा ही 0 होती है। स्प्रिंग जहां से कनेक्टेड होती है उसकी वेलोसिटी हमेशा ही 0 होती है। तो आप देखिए कि अगर ये 0 है और ये v है, तो x डिस्टेंस पर वेलोसिटी कितनी होगी? x डिस्टेंस पर वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखो 0 पर वेलोसिटी 0 थी, x आप पूरा मान लीजिए, इसकी लंबाई मान लो पूरी l मान लो लंबाई है पूरी, कंप्लीट लंबाई l है, राइट। इसको हम पॉइंट पार्टिकल मानते हैं। पॉइंट पार्टिकल का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट मास है। पॉइंट मास, इसका कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं है, ऐसा हम आइडियली मान लेते हैं, है ना। ये l आ गया। अब जब ये l आ गया तो मैं कहूँगा मास पर यूनिट लेंथ, तो ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया, ओके। अगर मैं यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा dx ले लूँ, तो ये इस dx का मास हो गया, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय dx, इसे हम कह देंगे dm, ओके। एक बात कंप्लीट हो गई। मुझे कहना है यहाँ पे मैं वेलोसिटी भी चाहता हूँ। यहाँ की वेलोसिटी 0 है, यहाँ की वेलोसिटी v है, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी? तो देखिए मैं बताता हूँ। v इज वेलोसिटी एट डिस्टेंस l इंटू एक्स, ये यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी। देखो बेटा, यहाँ 0 है, यहाँ v है, ये कितनी डिस्टेंस पर v है? l डिस्टेंस पर, तो मैं कहूँगा v अपॉन l इंटू एक्स, है ना, यूनिटरी मेथड से सिंपल। तो ये आपके पास में वेलोसिटी आ गई। अब देखिए इसकी मैं डी काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, स्मॉल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल पीस, स्मॉल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल पीस। तो स्मॉल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल पीस होगा हाफ डी एम इंटू वी एक्स स्क्वायर, यानी कि v अपॉन एल एक्स का होल स्क्वायर। ये आया बेटा। ये आपके पास में स्मॉल काइनेटिक एनर्जी आई है स्मॉल पीस की, इसको मैं लिख दे रहा हूं हाफ, डीएम को लिख रहा हूं मैं एम एस अपॉन एल है ना, एम एस अपॉन एल इंटू देखो dx लिख दूंगा मैं, यहाँ पे dx लिख दूंगा। इसके साथ साथ मैं ये लिखूंगा v स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये लिखूंगा मैं। जब ये आपके पास में आ चुका है तो देखो मैं आगे क्या लिख रहा हूं, एम मास ऑफ स्प्रिंग वी स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। ये जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, इसको हमने एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे कैसे लिख दिया। अब मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी को लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी टोटल कंप्लीट, है ना, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। इंटीग्रेशन डी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ एम एस वी स्क्वायर अपॉन एल क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया। ये आ जाएगा आपके पास में 1/2 एम एस वी स्क्वायर एल क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 है ना बेटा, इसकी लिमिट रखो 0 से लेके एल तक, तो आपका ये एल क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। अब देखो एल क्यूब से एल क्यूब आपका कट गया, कुल मिलाकर के आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम एस अपॉन 3 इंटू वी स्क्वायर। ये आपका इक्विवेलेंट मास एम एस अपॉन 3 आया है एक्चुअल में। तो कोई भी स्प्रिंग जब वाइब्रेशन करती है तो उसका इक्विवेलेंट मास स्प्रिंग के मास का 1/3 होता है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम सिंपल सा काम कर देते हैं कि जो टाइम पीरियड आया है उसमें हम मास ऑफ द स्प्रिंग को ऐड कर देते हैं, इक्विवेलेंट मास को। तो इफ मास ऑफ स्प्रिंग इज अकाउंटेड, इफ मास ऑफ स्प्रिंग इज अकाउंटेड, तो टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट स्मॉल एम प्लस एम एस अपॉन 3 अपॉन के, ये आपका टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर आपसे स्प्रिंग का मास दिया जाए तो 90% क्वेश्चंस में स्प्रिंग का मास नहीं देते हैं, 90% क्वेश्चंस में स्प्रिंग का मास नहीं देते हैं, तो आप डायरेक्ट ले सकते हो उसको, है ना, राइट। आप लोगों को मैंने फॉर्मूला चार्ट भेजा हुआ है, आप अपना फॉर्मूला चार्ट निकालिए, देखो प्लीज ओपन फॉर्मूला चार्ट। फॉर्मूला चार्ट जो है इसका एसएचएम का, उसका पेज नंबर 1 चेक करिए। पेज नंबर 1 पर जब आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं, एक बार रिवाइज कर लो पूरा का पूरा। पेज नंबर 2 भी आपका पूरा पढ़ा दिया गया है। पेज नंबर 2 पर देखिए टाइम एवरेज ऑफ एनर्जी मैंने पढ़ा दिया, पोटेंशियल पोजीशन एवरेज एनर्जी पढ़ा दिया, है ना। हाँ, ये जो है ना आपकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है एनर्जी की, ये भी पढ़ा दिया। स्प्रिंग का जो है देखिए आप इसमें T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के लिखा गया है अगर मास ऑफ द स्प्रिंग 0 है तो, लेकिन अगर मास ऑफ द स्प्रिंग 0 नहीं है तो फिर उसको T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम प्लस एम एस अपॉन 3 लिखा गया है, यानी स्प्रिंग के मास को ऐड किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्प्रिंग के मास को पूरा ऐड नहीं किया गया है। पूरा ऐड क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इफेक्टिवली जो इसका मास आता है ना वो बेटा एम एस अपॉन 3 ही आता है। देखो ये हाफ के वी स्क्वायर, तो एम एस अपॉन 3 आ गया आपके पास, इसलिए इसको ऐड नहीं किया गया है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर मान लो आपके पास में स्प्रिंग है और स्प्रिंग पर हमने 2 मास लगा दिए, 2 मास लगा दिए, ध्यान दीजिए, एक M2 है और एक M1 है, ये 2 मास लगा दिए बेटा, ये वाला M2 है और वो M1 है। अब इन दोनों मास को अगर मैं कंप्रेस करके या स्ट्रेच करके छोड़ दूं तो क्या होगा? स्प्रिंग एसएचएम करेगी, स्प्रिंग एसएचएम करेगी। देखिए कैसे करेगी एसएचएम, ये आपकी स्प्रिंग है ना। अगर मैं मान लो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ देता हूं तो देखो क्या क्या घटना घटित होगी। ये M2 है, ये M1 है बेटा, मैंने स्ट्रेच करके छोड़ दिया। अगर मान लीजिए X स्ट्रेच है तो दोनों तरफ फोर्स लगेगा KX, इधर भी और इधर भी। A1 इज द एक्सीलरेशन ऑफ मास M1, तो क्या आएगा KX अपॉन M1, है ना। A2 इज एक्सीलरेशन ऑफ मास M2, क्या आएगा KX अपॉन M2। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब हम रिलेटिव एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, नेट एक्सीलरेशन या रिलेटिव एक्सीलरेशन, ए रिलेटिव आ जाएगा A1 प्लस A2। आप चेक करिए, एक्सीलरेशन को हम लिख देंगे d2x अपॉन dt स्क्वायर। ध्यान दो, एक्सीलरेशन को मैंने लिखा है d2x अपॉन dt स्क्वायर, जो कि लिखते ही हम हमेशा। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर को मैं लिखूंगा A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 का मतलब kx अपॉन M1 प्लस kx अपॉन M2। उड़ी पावर है, एक मिनट।
एक मिनट बेटा, यस प्लीज। के एक्स अपॉन एम वन और ये के एक्स अपॉन एम टू था, तो आपके पास में ये डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के एक्स आ जाएगा, वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू, ये आ गया। तो आपके पास में ये डी टू एक्स, आप देखो ये वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू है ना, इसको मैं एक बार लिख रहा हूं अच्छी तरह से। ये आपका होता है एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एम वन अपॉन एम टू ये जो है ना, इसके इनवर्स को हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। इसके इनवर्स को क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड मास। मैं बता रहा हूं क्या चीज है ये। इसको मैं लिख रहा हूं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू के अपॉन म्यू, म्यू इंटू एक्स। अब ये म्यू क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये जो है ना वन अपॉन म्यू है। वन अपॉन म्यू क्या है? एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम वन एम टू अपॉन एम वन एम टू। एम वन एम टू को हम इसको कहेंगे म्यू इक्वल टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। इट इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास। इसका नाम है रिड्यूस्ड मास। यानी हमारे पास में ये चीज जो है ना, ये आपके ओमेगा स्क्वायर हो गई। ये क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। जब आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ चुका है तो हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या? के अपॉन म्यू। और जब के अपॉन म्यू कर देंगे तो मैं कह दूंगा इसको ओमेगा बराबर अंडर रूट के अपॉन म्यू, अंडर रूट के अपॉन म्यू। यानी कि ये आ जाएगा टू पाई अपॉन टी। जब आपके पास टू पाई अपॉन टी आ गया तो टी बराबर आ जाएगा टू पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के, म्यू अपॉन के। तो ये आ जाएगा टू पाई अंडर रूट एम वन एम टू अपॉन के एम वन प्लस एम टू। देखो एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना तो बात समझ में आ जाएगी आपको। मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपके पास में एक स्प्रिंग थी शुरू में, इसकी थोड़ी लंबाई थी कुछ, फिर हमने इसको एक्स स्ट्रेच कर दिया। जब एक्स स्ट्रेच कर दिया तो इधर से फोर्स लगेगा के एक्स, इधर से फोर्स लगेगा के एक्स। एम वन पर फोर्स कितना लगा? के एक्स। एम टू पर फोर्स कितना लगा? के एक्स। एम वन पर एक्सीलरेशन कितना आया? के एक्स अपॉन एम वन। एम टू पर एक्सीलरेशन कितना आया? के एक्स अपॉन एम टू। नेट एक्सीलरेशन कितना आएगा? दोनों का मिला के रिलेटिव ले लेंगे तो ए रिलेटिव जो है ना वो ए वन प्लस ए टू आ जाएगा। ये ए जो होता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है, हमेशा ही एक्सीलरेशन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। के एक्स अपॉन एम वन, के एक्स अपॉन एम टू। के एक्स आपने ले लिया, एम वन एम टू हमने यहाँ पे लिया। अब देखिए ये कैलकुलेशन करिए हमने तो ये आ गया। ये जो है ना ये वाली टर्म जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ना। ये क्या है टर्म? ये आपको रिड्यूस्ड मास कहते हैं। इस टर्म को मैंने आपको रोटेशनल डायनेमिक्स में ये टर्म पढ़ाई होगी, रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास वाली टर्म हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ाई होगी पक्का, ठीक है। ये रिड्यूस्ड मास हो गया। हम यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल लेते हैं इसका, अगर दो ब्लॉक एक स्प्रिंग पर लगे हुए हैं तो, राइट। चलिए तो ये देखिए आपका जो फॉर्मूला चार्ट है ना उसका ये लास्ट वाला है, ये इसको मैंने डेराइव कर दिया है पूरा। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ये मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल के अंदर, है ना। हाँ तो अब मैं यहाँ पे डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि फिर जो मतलब वो डिटेल बेकार हो जाएगी ना। ध्यान दीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग। ये हमने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था, है ना। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम एक स्प्रिंग के साथ दूसरी स्प्रिंग जोड़ें कि एक स्प्रिंग आपने यहाँ जोड़ दी फिर एक इसके साथ में दूसरी जोड़ दी, दिस इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1/k फाइनल जो आता है वो आता है 1/k1 प्लस 1/k2, है ना। आप अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नोट्स खोलिए, वहाँ पे बता रखा है आपको, ठीक है ना। तो आपके पास में k क्या आएगा? k आएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा। अगर आप यहाँ पर फिर एक मास लटका करके कोई SHM कराएं तो आपका जो टाइम पीरियड आएगा ना t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k आएगा। m अपॉन k को हम क्या लिखेंगे? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। k को लिखेंगे k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2।
समझ रहे हो आप? तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m k1 प्लस k2 इंटू अपॉन k1 k2, इस तरह से ये आएगा आपका टाइम पीरियड, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डायरेक्ट ऐड होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा कैसा होता है ये मैं बता देता हूँ। अगर आपकी दो स्प्रिंग्स ऐसे जुड़ी हुई हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट, ओके। अब आपको मैं यहाँ पर वहाँ भी बताया होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बताया होगा, आज फिर दोबारा बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए स्प्रिंग ऐसे जुड़ी हुई है और यहाँ पर मास है और नीचे एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है, तो अब आपका जो ये कॉम्बिनेशन है ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। अब आप कहेंगे सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे? देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो आपके स्प्रिंग के जो एंड्स हैं वो दो एंड्स किसी न किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, दो स्प्रिंग के दोनों एंड्स। तो यहाँ पर ये देखो दोनों एंड्स मिल रहे हैं, यहाँ पर देखो ये दोनों एंड्स मिल रहे हैं। लेकिन सीरीज में आपकी इस स्प्रिंग का जो एंड है ऊपर वाली का वो कहीं मिल नहीं रहा एम के साथ में, इसलिए उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, राइट। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे आपने रखा, एक स्प्रिंग आपने यहाँ रखी, एक मास m आपने यहाँ रखा, एक स्प्रिंग यहाँ रखी, दिस इज ऑल्सो पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। स्प्रिंग के अंदर कनेक्शन आ जाता है। आप देखिए ये जो है ना यहाँ डायग्राम बना रखे हैं आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो k होता है वो k1 प्लस k2 होता है ना। प्लीज चेक, NLM वाला चैप्टर जो है ना उसको चेक करो आप, वहाँ पे आपको बहुत डिटेल के अंदर इसको करवाया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से प्रूव भी किया हुआ है, राइट। तो वो सब आप कर लीजिए। तो देखिए आपके फॉर्मूला चार्ट में आप आ गए। सिंपल पेंडुलम मैंने कल बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था। एक ये चीज़ है यहाँ पे फॉर अ वेरी लॉन्ग पेंडुलम, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए वेरी लॉन्ग पेंडुलम, वेरी लॉन्ग पेंडुलम बेटा, स्मॉल l इज कंपेरेबल, ध्यान दो, स्मॉल l इज कंपेरेबल विथ रेडियस ऑफ अर्थ। ये थोड़ा सा आप बात को समझने की कोशिश करिए। रेडियस ऑफ अर्थ, देखो बेटा, स्मॉल l इज कंपेरेबल विथ रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब ये होता है कि जो आपका ये है ना, देखिए हमने जो पहले सिंपल पेंडुलम लिया था ना उसकी लेंथ बहुत छोटी सी थी, 1 मीटर 2 मीटर या आधा मीटर थी, है ना। लेकिन आज हम जो ले रहे हैं ये कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है। आप देखो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर। देखो बेटा, अगर मान लीजिए इफ L इज नियरली इक्वल टू फ्यू मीटर, है ना, तो आपने कर लिया, तो आपका टाइम पीरियड कितना आ गया था, अंडर रूट L अपॉन G आ गया था। तो हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े वाले पेंडुलम की, कि साहब धरती माता के कंपैरिजन में है वो पेंडुलम, कोई मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। यानी कि उसकी लंबाई जो है ना, जैसे मान लो 3200 किलोमीटर है, या मान लो लंबाई 6400 किलोमीटर है, या मान लो लंबाई जो है एक 28 ये किलोमीटर है। भाई साहब कितना बड़ा पेंडुलम हो गया। इस पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। करूं तो देखो कुछ नहीं करूंगा मैं, बड़ा सिंपल सा काम करूंगा। ये धरती माता है, देखिए मैं अर्थ बना रहा हूं, सभी बच्चे अर्थ देख लें। अर्थ देखो एक बार ना, अर्थ दिख गया बेटा, ठीक है। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, करेक्ट। अब इस अर्थ से ऊपर यहां पर एक पेंडुलम था, इस पेंडुलम की लंबाई बहुत ज्यादा थी। मान लीजिए यहां से लटका ये, और ये L लंबाई का हमने यहां लगा दिया, राइट। ये आपका L है, और ये वाली जो डिस्टेंस है इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस, सो दिस डिस्टेंस इज R। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, L प्लस R हो गई सेंटर से। ये अर्थ, ये पेंडुलम बॉब है। ये पेंडुलम बॉब जो है थोड़ी देर में SHM करवाएंगे, तो SHM करवाएंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे ले जाएंगे हम। तो आप देखिए अब ये पेंडुलम बॉब यहाँ आ गया बेटा, यहाँ आ गया। इस एंगल को मैं थीटा कह देता हूँ, इस एंगल को मैं क्या कह देता हूँ, थीटा कह देता हूँ। अब यहां से मैं इसको यहां मिला देता हूं। ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना बेटा, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली कैपिटल R ओनली, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली कैपिटल R ओनली, राइट। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या है, फाई है। इस एंगल को फाई मान लेता हूं।
अगर मैं इस लाइन को यहां से ऐसे एक्सटेंड करूं तो बेटा ये एंगल क्या होगा बताओ जरा सोचो। दिस एंगल विल बी थीटा प्लस फाइव, दिस एंगल विल बी थीटा प्लस फाइव, ऐसा होगा बेटा, ऐसा होगा ये एंगल, करेक्ट। हाँ, यहां से देखिए ये मैं है ना इस लाइन को एक्सटेंड किया है मैंने, इस लाइन को एक्सटेंड किया है ना। हाँ, ये थोड़ा शायद हो सकता है मैंने टेढ़ा बना दिया हो डायग्राम, एक मिनट, अब शायद सही है ये, है ना। तो आप देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल है थीटा प्लस फाइव। अब आप बात को समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ है ये। बेटा ये आपका आर्क है, ये आपका आर्क है ना। ये थीटा प्लस फाइव जो है ना ये एंगल है, यानी कि कुल मिलाकर के ये थीटा और ये फाइव, ये आपका जो आर्क है इसको हमने थीटा प्लस फाइव लिख दिया है। अब थीटा प्लस फाइव लिख दिया है तो आप ध्यान दीजिए, आपका जो एम जी होता था ना वो इस डायरेक्शन में होता था। आपका एम जी किस डायरेक्शन में होता था? सेंटर की तरफ। ध्यान दो, हमेशा एम जी टुवर्ड्स द सेंटर होता है, हमेशा हमेशा। धरती माता का जो वेट होता है, धरती माता के कारण जो फोर्स होता है एम जी, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। मैं इसका कंपोनेंट इधर निकालूंगा और इसका कंपोनेंट इधर निकालूंगा। अब देखिए जब मैं इधर इसका कंपोनेंट लिखूंगा तो ये होगा एम जी थीटा प्लस फाइव, उधर कंपोनेंट लिखूंगा तो वो होगा एम जी कॉस थीटा प्लस फाइव। नहीं सॉरी, ये एम जी कॉस थीटा प्लस फाइव होगा, वो होगा साइन थीटा, है ना। ध्यान दो, ये होगा एम जी कॉस थीटा प्लस फाइव और ये होगा एम जी साइन थीटा प्लस फाइव। अब देखो ये जो फोर्स है ना ये आपका रीस्टोरिंग फोर्स है। तो कुल मिलाकर के मैं रीस्टोरिंग फोर्स को यहां पे बोलूंगा। आप देखिए मैं रीस्टोरिंग फोर्स को क्या बोल रहा हूं, कैपिटल एफ बराबर एम जी साइन थीटा प्लस एल्फा, साइन थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव, ये आपका एफ है बेटा। तो जब एफ बराबर एम जी साइन थीटा प्लस फाइव है ना, साइन थीटा प्लस फाइव है तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली थीटा प्लस फाइव लिख सकता हूं। साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं, साइन को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल, राइट। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूं एफ बराबर एम जी थीटा, थीटा को मैं लिखूंगा एक्स अपॉन एल, थीटा को मैं लिखूंगा एक्स अपॉन एल, फाइव को मैं लिखूंगा एक्स अपॉन आर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैसे लिख दिया ऐसे, देखो ये एक्स है बेटा, ये एक्स है, इसको मैं कहूंगा आर्क, तो ये आपका एल है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। इधर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। तो इस तरीके से ये आ गया। अब आपके पास एफ बराबर क्या आ जाएगा एम जी कॉमन 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर इंटू एक्स आएगा और ये बराबर आ जाएगा आपका के एक्स। बस काम हो गया आपका, के एक्स आ गया। तो देखो क्या किया है, अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप जूम सेशन में मेरे से डिस्कस कर सकते हो, जूम सेशन आपके लिए है। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ बोल सकते हो आप। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, खास बात नहीं करी है। एक हमने अर्थ ले ली है, अर्थ तो हमारी होती ही है, उसका रेडियस आर ले लिया है और ये एल ले लिया है। हमने एल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था, यहाँ एंगल थीटा बना, इधर एंगल फाई बना, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। बेटा जो वेट होता है ना किसी भी बॉडी का वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है, तो यानी एम जी विल बी एक्टिंग ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा हमेशा। तो अब आपके इस एम जी का कंपोनेंट इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा प्लस फाइव आया और इधर की तरफ एम जी साइन थीटा प्लस फाइव आया। एम जी साइन थीटा प्लस फाइव हमारा क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, जो हमको वापस वहीं लेकर के जाएगा। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया, यहाँ पे हमने थीटा को एक्स अपॉन एल लिख दिया, एक्स अपॉन आर लिख दिया। इस तरीके से ये एफ बराबर क्या आ गया, के एक्स आ गया। अब जब एफ बराबर आपके पास में के एक्स आ चुका है तो मैं कहूँगा कि के बराबर आ गया है एम जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर, ये आपके पास के आ गया। बस आपका फार्मूला यहीं पर आ गया, है ना। टी बराबर क्या, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो देखिए टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ईमानदारी से आप इसको लिखिए एम अपॉन के। एम कितना है, एम तो एम है। के कितना है, कैम है, के है आपका एम जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर। एम से एम कट जाएगा तो टी बराबर आ जाएगा 2 पाई, टी बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर। ये आ गया आपका, बोलिए ये आ गया। देखो ये आपका टाइम पीरियड आया बड़े पेंडुलम के लिए, बिगेस्ट पेंडुलम, कि इससे बड़ा पेंडुलम नहीं मिलेगा। ये आपके पास में टाइम पीरियड आ गया। अब ध्यान दीजिए आप,
जब आपके पास में ये टाइम पीरियड आ गया ना, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं एल की। जैसे किसी ने अगर एल बराबर आर कहा, किसी ने एल बराबर आर बाई 2 कहा, किसी ने एल बराबर 2r कहा, किसी ने एल बराबर 3r कह दिया। पता नहीं क्या होने वाला है जी आपके एग्जाम में, r/4 भी हो सकता है। कुछ नहीं करो, आप एल की वो वैल्यूज रखिए, आपका आंसर आता चला जाएगा, जो भी आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, है ना। तो ये एल जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ है, राइट। ये चीज़ हो गई आपकी। अब देखिए इसमें जो आपका ये फॉर्मूला चार्ट है, यहाँ पे आप आ जाइए। पूरा हम स्प्रिंग वगैरह पूरा कर चुके हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा बिग एम्पलीट्यूड पेंडुलम। अब ये बिग एम्पलीट्यूड पेंडुलम है ना बेटा, ये वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है बड़े एम्पलीट्यूड का, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मैंने फॉर्मूला दे दिया है, वो इसलिए कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप उसके अंदर उसको काम में ले लीजिए, है ना। T इक्वल टू 2π√L/G 1 + θ0² 16, है ना। ये आपके टाइम पीरियड ऑफ बिग पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ बिग एम्पलीट्यूड पेंडुलम, जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। मतलब θ0 इज नेग्लिजिबल नहीं है, θ0 इज नॉट नेग्लिजिबल। θ0 इज नॉट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये आपको एक फॉर्मूला है, याद रख लीजिए। बाकी इसका कोई महत्व नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं ये चीज़, राइट। अब देखो ये जो है ना पेंडुलम ऑफ बॉब इन डेंसिटी डी लिक्विड, ये हम आपको करवा चुके हैं, ये हम आपको करवा चुके हैं। यहाँ तक हम पूरा का पूरा कर चुके हैं। इसके बाद में देखो स्टील वायर वाइब्रेशन में करवा चुका हूँ। एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम में देखो, लास्ट में, एकदम लास्ट में देखो फॉर्मूला चार्ट के, है ना। स्टील वायर वाइब्रेशन में करवा चुका हूँ, टॉर्शनल पेंडुलम में करवा चुका हूँ, यूट्यूब में करवा चुका हूँ, टनल अक्रॉस अर्थ में करा चुका हूँ, ब्लॉक इन लिक्विड करा चुका हूँ, है ना। हाँ, अब वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो है ना, ये हम आपको वेव मोशन में कराएंगे। वेव मोशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें हम वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कराएंगे, और उसमें हम ये सब बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, राइट। फिलहाल मैं एक कोनिकल पेंडुलम आपको बता देता हूँ, और फिर ये कंपाउंड पेंडुलम के बारे में बातें करेंगे। देखिए कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने अपने घर की छत से, मान लो ये घर की छत है, छत से एक धागा लटकाया, धागा लटका दिया, धागे से आपने एक बॉब, एक पेंडुलम जो है ना लटका दिया, राइट। अब देखो कोनिकल पेंडुलम कैसे बनाएंगे, मैं बना रहा हूँ कोनिकल पेंडुलम। ये धागा लटका दिया, अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ से किसी धागे की सहायता से इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, और इस तरह से कर देते हैं, इसको इस तरह से कर देते हैं, राइट। ऐसे ऐसे कर देते हैं, और फिर इसको किसी हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा देते हैं। ये कोनिकल पेंडुलम बन गया। समझने की कोशिश करिए आप, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो छत है, छत से हमने एक धागा लिया, धागे से हमने कोई बॉब लटका दिया, अब आपने बॉब को ऐसे कर दिया और फिर सेंटर से पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो सोचो एक कोन बनेगा, आपको एक कोन दिखाई देगा। अगर आपने बहुत अच्छी तरह से घुमाया है ना, तो यहाँ पर कोन बनता हुआ नजर आएगा। इसे कहेंगे हम रेडियस स्मॉल आर, इसे हम कहेंगे रेडियस स्मॉल आर, इसे कहेंगे हम एल, इसे हम कहेंगे एल। और ये रेडियस क्या होगी, ये वाली, देखो बेटा ये एल है, ये आर है, ये आर है, और ये एल है। तो ये वाली जो लेंथ आएगी ना, इस लेंथ को मैं कहूँगा √L² - R²। ये वाली लेंथ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। मैं अब इसके अंदर दो फोर्स लगाऊंगा, एक फोर्स लगा दूंगा, ये टेंशन तो आपका आएगा ही आएगा। देखो इस टेंशन के मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं इसको लिखूंगा T cos थीटा, इसको मैं लिखूंगा T sin थीटा, ओके। T sin थीटा को मैं बोलूंगा m⍵²R। ध्यान दो, T sin थीटा ये बराबर आएगा बेटा m⍵²R, और T cos थीटा बराबर क्या आएगा, T cos थीटा बराबर आएगा mg। आप m से m उड़ाइए तो आपके पास में tan थीटा बराबर आ जाएगा ⍵²R/g। ये tan थीटा आ गया, tan थीटा आ गया। जब ये tan थीटा आ गया तो देखिए क्या हुआ, tan थीटा जब ये आ गया
तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा बराबर, देखो क्या आएगा, टेन थीटा बराबर आएगा आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप चेक करो टेन थीटा, बेटा ये आर है और ये आपका अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो ये आपके पास में आ रहा है। आप ओमेगा स्क्वायर निकाल दीजिए डायरेक्ट पहले, ओमेगा स्क्वायर बराबर आएगा जी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये कोनिकल पेंडुलम का ओमेगा स्क्वायर है ना, तो इट इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। ओमेगा आपके पास आ चुका है, जब ओमेगा आ गया है तो टाइम पीरियड भी आ ही जाएगा फिर तो, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप ओमेगा को लिखिए 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा क्या लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी, है ना। ये क्या आएगा जी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आपके पास में टाइम पीरियड आ चुका है कोनिकल पेंडुलम का, क्या टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन जी। ये आपके पास में टाइम पीरियड आएगा। यानी कोनिकल पेंडुलम की जो इफेक्टिव लेंथ हुई ना वो ये हुई, ये इफेक्टिव लेंथ हुई, है ना, कोनिकल पेंडुलम की, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर जो लास्ट एक टॉपिक बच गया है, कंपाउंड एंड फिजिकल पेंडुलम। तो मैं कंपाउंड एंड फिजिकल पेंडुलम की बात कर रहा हूं। देखो बेटा कंपाउंड एंड फिजिकल पेंडुलम क्या है। कंपाउंड एंड फिजिकल पेंडुलम बड़ी छोटी सी चीज है, बड़ा मतलब मामूली सी बात है। किसी भी चीज को दुनिया की कोई भी चीज उसमें छेद करो और लटका दो कील से और फिर उसको हिला दो, कंपाउंड पेंडुलम हो गया। हाँ देखो कितनी छोटी सी बात है ना, लेकिन ये बात जो है ना इसके अंदर अभी बड़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो मैं मान लो यहाँ पर एक कोई टुकड़ा पड़ा था मेरे पास घर में, मान लो कोई लोहे का पीतल का या कोई टुकड़ा पड़ा था, राइट। अब इस टुकड़े को हमने यहाँ से हैंग कर दिया, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है इसको हम कहते हैं एल, है ना। अब इसे कहते हैं, मान लो एक मिनट सुनो, इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, इसे सी कहते हैं बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सी और जी, कभी कभी सी बोल देते हैं, कभी कभी जी बोल देते हैं। ये आपका एल है और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो क्या हुआ, हमने एक बॉडी ली, कोई सी बॉडी ले लो, है ना। ये लो, ये देखो स्केल है मेरे हाथ में, स्केल को आप यहाँ से लटका दो। देखो कील है मेरे हाथ को, कील बना लेता हूँ मैं, ये लटका दिया। अब आप इसको है ना ऐसे ऐसे मोशन करा सकते हो। दिस इज द कंपाउंड पेंडुलम। सबसे इजी कंपाउंड पेंडुलम बना दिया मैंने, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है आप ऐसा ही ले में, रॉड ही ले में। अरे साहब जो मन में लगाओ, आप रिंग लगा दो, डिस्क लगा दो, सॉलिड स्फीयर लगा दो, सॉलिड सिलेंडर लगा दो, पता नहीं क्या क्या लगा दो, सब लगा दो, सब कंपाउंड पेंडुलम हो सकता है। किसी भी चीज़ को आप पकड़ करके लटका दो और लटका के एसएचएम करा दो, तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड पेंडुलम बन जाएगा। बहुत मस्ती वाली बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो अगर इस कंपाउंड पेंडुलम को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, यहाँ से हिलाऊं और थोड़ा सा पकड़ करके ऐसे ले जाऊं, तो देखो पकड़ के ले जाऊंगा तो ये जो पॉइंट है ना सी आपका, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, है ना बेटा। ये लो मैं इसको यहाँ ले आया हूँ सी पॉइंट को। बॉडी आपकी इधर आ जाएगी, नेचुरल है ना, मैं बनाना नहीं चाहता केवल। बाकी अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो इधर आ ही जाएगी अपने आप ही, है ना। ये आपका mg है बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं mg। अगर ये एंगल थीटा है तो इस mg के दो कंपोनेंट हो सकते हैं इधर, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ये जो mg sin थीटा है इसे मैं कहूँगा रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, mg sin थीटा है। रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा है बेटा। अब जब ये रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा हो गया ना, तो आप देखिए मैं कहूँगा टॉर्क बराबर L इंटू एफ। L इंटू एफ का मतलब है L mg sin थीटा, ये टॉर्क है बेटा। इस टॉर्क को मैं फिर कह दूंगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस mgl थीटा, इसे मैं कह दूंगा IS अल्फा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, IS अल्फा। IS क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। हमेशा ध्यान रखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट ही लिया जाएगा यहाँ पर, है ना। तो मैं कह दूंगा कि माइनस mgl
अपॉन आई एस इंटू थीटा बराबर एल्फा। एल्फा को मैं कहूँगा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। आप समझ गए होंगे कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमने रीस्टोरिंग फोर्स निकाला, रीस्टोरिंग फोर्स का हमने टॉर्क निकाल लिया L इंटू एफ। L डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, आपके पास में F बराबर mg साइन थीटा है, तो mgl आपके पास आ गया, IS बराबर ये आ गया। कुल मिलाकर के अब आपके पास में d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू आई है। मैं इसको कह रहा हूँ d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस mgl अपॉन IS थीटा बराबर 0 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास, राइट। तो mgl अपॉन IS आपके पास आएगा, इसे मैं कहूँगा ओमेगा स्क्वायर। दिस इज टर्म ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया है mgl अपॉन IS, mgl अपॉन IS। ये अंडर रूट में आ जाएगा अगर ओमेगा लेंगे तो, है ना। इसको मैं कह दूंगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कुल मिला के कैपिटल टी जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई अंडर रूट IS अपॉन mgl, ये कैपिटल टी आ रहा है बेटा, ओके। हाँ, अब ये जो IS है ना, IS इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IS इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। राइट। अब देखिए इसके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, ढेरों सवाल हो सकते हैं। मैं कुछ सिंपल सी बातें कर दे रहा हूँ, है ना, कुछ सिंपल बातें कर रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रिंग की। नंबर 1 रिंग। देखिए मेरे पास में एक रिंग है। अब इस रिंग को मैं यहाँ से ऐसे करके, ध्यान दीजिए, जैसे ये रिंग है, तो अगर मैं रिंग को इसके यहाँ से लटका करके इस तरह से कील ठोक करके यहाँ से रिंग को लटका दिया। अब रिंग को लटका के इसको ऑसिलेशंस कराएं, रिंग के ऑसिलेशंस। तो देखो ये पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रिंग का। रिंग का सेंटर यहाँ है, करेक्ट। अब रिंग का मास होगा, कुछ होगा, निश्चित ही होगा, रेडियस भी होगी। मुझे इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखिए IS बराबर हमने आपको पढ़ाया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IC प्लस MD स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाई थी क्या। तो IS बराबर क्या था, IS बराबर था IG प्लस MD स्क्वायर। अब IG कितना था आपका रिंग के लिए, बताओ। रिंग के लिए एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था पासिंग थ्रू द सेंटर, वो था mr स्क्वायर, और MD स्क्वायर को लिख देंगे mr स्क्वायर, यानी ये 2mr स्क्वायर आ गया आपके पास। तो आपके पास में रिंग का जो है टाइम पीरियड निकल करके आ गया रिंग के लिए। IS की जगह 2mr स्क्वायर लिख दीजिए बस, दिस विल बी योर आंसर, राइट। तो देखो T बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, IS की जगह 2mr स्क्वायर लिख दो और नीचे mgl है, तो बताओ क्या आएगा। IS की जगह 2mr स्क्वायर लिख दो, नीचे mgl है, तो मैं लिख रहा हूँ 2mr स्क्वायर अपॉन कैपिटल mgl की जगह लिखूंगा r, m से m कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा T बराबर 2 पाई अंडर रूट 2r अपॉन g आ जाएगा। ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा बेटा। अच्छा, ये रिंग के लिए आया है। अच्छा एक बात बताऊं, रिंग कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लटकाओ। रिंग को लटकाने की एक दूसरी मेथड और है, मैं बता रहा हूं। देखो रिंग आप ऐसे लटका सकते हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ, आपका एक्सिस ये हुआ, आपकी बार आपकी एक्सिस ये होगी, एक्सिस ये, और आपने रिंग को ऐसे लटका दिया। अब आपकी जो है ना, ये एक्चुअल में एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ रिंग। अब यहां जो था ना, वो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। इसके अंदर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग थी इस वाले केस में। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, यहां पर आपका जो एक्सिस है वो पैरेलल टू द रिंग है, प्लेन ऑफ द रिंग। एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रिंग, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रिंग। अब देखो एक बात सुनो, प्लेन ऑफ द रिंग जो होती है ना, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग, यानी कि डायमीटर के पैरेलल आएगा, डायमीटर के पैरेलल आएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको S निकालना है, IS बराबर आएगा बेटा आपका IC प्लस MD स्क्वायर। IS बराबर IC,
IC कितना है? IC है आपका mr² 2 प्लस m, d बराबर mr², d बराबर mr²। तो IS बराबर आ जाएगा 3/2 mr²। अलग अलग केसेज में आपको बस अलग अलग केवल IS निकालना है, फिर आपको उस फॉर्मूले में रख देना है। L बराबर आपका R है, ध्यान दीजिए, L बराबर आपका R है। L ये है सेंटर की डिस्टेंस, राइट। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि ये रिंग ही हो, आपका डिस्क भी आ सकता है ना, डिस्क भी आ सकता है। तो देखो डिस्क आ गया तो क्या करोगे? कुछ नहीं, डिस्क का निकाल दो। आपको क्या करना है, गोला आ जाए, डिस्क आ जाए, जो आए उसका निकालो जी। आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, यहां से निकालना है। तो क्या होगा? IS बराबर I सेंटर प्लस M d²। d जो भी डिस्टेंस है, R है तो R लिख दो। पता नहीं डिस्टेंस कुछ अलग भी दे दे तो कोई भरोसा नहीं है भैया। हाँ, तो ये आपके अलग अलग आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ है, हमने बड़ा सिंपल सा काम किया है। मैं यहाँ पर जो आपके पास में ये आ रहा है ना बेटा, वो जो अपन ने किया था ना, ये वाला पेंडुलम वाला, इसके बारे में मैं बात करता हूँ जरा। ये S और G क्या है? S से लेकर के G तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल l है। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक के बीच की दूरी। तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका सेंटर ऑफ मास होता है। हाँ, अब देखो आपका जो IS है ना, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो आपके पास में टाइम पीरियड आ गया है 2π/IS/mgl। IS को मैं क्या लिखूंगा? देखो IS को मैं लिखूंगा IG प्लस ml², बस इतना सा ही लिखूंगा। IG को पता है मैं क्या लिख सकता हूं? IG को मैं लिख सकता हूं mk² प्लस ml²। जब IG mk² लिखूंगा मैं, तो IG को क्या लिखूंगा? mk²। IG इक्वल टू mk²। इस mk², k को क्या कहते हैं? k को कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन। आप लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हो, मैं रेडियस ऑफ जायरेशन बोलता हूं, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब आप देखेंगे ये आपके पास में IS आ गया। जब IS आ गया तो T बराबर क्या आ जाएगा? 2π/IS/mgl। IS को मैं लिखूंगा mk² प्लस l²/mgl। आप इसको सॉल्व करिए तो यू विल गेट दिस थिंग, T इक्वल टू 2π/, देखो k² प्लस l/g। ये चीज आएगी आपकी, ये चीज है ना। ये पता है इस चीज को आप क्या कह सकते हैं? इस चीज को कह सकते हैं T इक्वल टू 2π/L इक्विवेलेंट/g। L इक्विवेलेंट/g। तो L इक्विवेलेंट क्या चीज है? L इक्विवेलेंट है k²/L प्लस l। ये L इक्विवेलेंट है ना। इट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम इसका नाम है, इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। देखिए स्मॉल l क्या चीज है? स्मॉल l है आपका SG। k क्या है आपका? k रेडियस ऑफ जायरेशन है ना, अबाउट कैपिटल G। कैपिटल G सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके अबाउट है ये रेडियस ऑफ जायरेशन, राइट। अब आपके पास में जब ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया ना, तो हम इस टाइम पीरियड का एक ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं। देखो मैं टाइम पीरियड का एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। हमारे पास टाइम पीरियड का क्या फार्मूला आया? टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया 2π/IS/mgl, और फिर हमने इसको लिखा 2π/, ध्यान दो क्या लिखा है? 2π/k² प्लस l/g लिखा है बेटा। अब मैं T और स्मॉल l में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखा T और स्मॉल l में ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट लेके चलता हूं मैं यहां पर। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। इधर लेते हैं तो प्लस l आ जाता है, इधर लेते हैं तो माइनस l आ जाता है। हाँ जी, दोनों तरफ हो सकता है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की आप ऊपर की तरफ भी पॉइंट ले सकते हो, नीचे की तरफ भी पॉइंट ले सकते हो। दैट इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इसके अंदर जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ ऐसा आता है, ये ग्राफ ऐसा आता है। ये जो ग्राफ इस तरह से आएगा ना,
ये इसे कहते हैं हम मिनिमम टाइम पीरियड। ध्यान दो, सबसे कम वाला टाइम पीरियड ये है। ये जो लोवेस्ट टाइम पीरियड होता है ना बेटा, इसके अंदर ये वाली जो डिस्टेंस होती है और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर होती हैं। इस डिस्टेंस को L कहते हैं तो इस डिस्टेंस को k²/L कहते हैं, और ये हमेशा बराबर होती है ना। टी मिनिमम के लिए इन दोनों का बराबर होना बहुत जरूरी है। मिनिमम टाइम पीरियड के लिए दोनों चीज़ों का बराबर होना बहुत जरूरी है, L और k²/L का। ओके, अगर हम कोई और पॉइंट ले लें कि साहब टी मिनिमम की बात नहीं कर रहे, किसी और टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये सेटिंग कैसी होती है। ये इस तरह की होती है कि अगर मैं इस डिस्टेंस को g मान लूँ, इस डिस्टेंस को अगर मैं स्मॉल l मान लूँ, तो जो दूसरी डिस्टेंस है वो वाली है ना, वहाँ से लेके वहाँ तक वाली, उसे k²/L कहना पड़ेगा। k²/L कहेंगे उसको। और अगर इसको मैंने स्मॉल l माना तो उसको k²/L कहेंगे। कुल मिलाकर के अगर मैं यहाँ पर 4 पॉइंट बना दूँ, A B C D, मेरे पास में 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंट्स का टाइम पीरियड सेम है। A B C D आर द 4 पॉइंट्स हैविंग द सेम टाइम पीरियड। इनका टाइम पीरियड सेम है ना। तो देखो इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ G पॉइंट या O पॉइंट, O या G कुछ भी बोल दो। तो देखिए A B C D आर 4 पॉइंट्स ऑफ सेम टाइम पीरियड। ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑफ सेम टाइम पीरियड। मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आपको कि अगर मैं इस G से बात करूं तो मैं अगर GB बराबर GC बराबर अगर L लिख दूं, अगर GB बराबर GC बराबर L हो, अगर तो पता है क्या होगा, GA बराबर GD, इसे k²/L बोलेंगे बेटा, इसे k²/L बोलेंगे, है ना। अच्छा, और अगर वो L हो तो ये k²/L होगा, है ना। GB बराबर GC बराबर अगर k²/L है तो वो जो दूसरा वाला है ना, GA बराबर GD बराबर L आएगा। इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा। और ये पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो L इक्विवेलेंट आया ना बेटा, L इक्विवेलेंट वो L प्लस k²/L है। L इक्विवेलेंट देखना मैं लिखूंगा क्या, मैं L इक्विवेलेंट को लिख रहा हूं A से लेकर के C तक या फिर B से लेकर के D तक। ये लो जी, ये डिस्टेंस आ गई k²/L। यानी आप ग्राफ से इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम निकाल सकते हैं। चलिए ये सब हो गया। अब हमारे को इस चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची है, वो बचा है इसमें डैम्पिंग, डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो डैम्प्ड ऑसिलेटर मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल जो है हम इसके सारे सवाल कर डालें एक बार। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, है ना। डैम्प्ड ऑसिलेशंस मैं वेव मोशन पढ़ाने के बाद में कराऊंगा। पहले मैं चाहता हूं SHM के आप सारे सवाल कंप्लीट कर लें, फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो जल्दी से कर लीजिए आप। चैप्टर ये पूरा हो चुका है और वेव मोशन का हम अगला लेक्चर आएगा आपके पास। लेकिन DPP कंप्लीट सॉल्व करो जल्दी से जल्दी, फास्ट स्पीड से।